जी हाँ दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राहुल के दबाव में मोदी ने आखिरकार डाल दिया हथियार, देना पड़ा फिलिस्तीन को समर्थन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वो मोदी सरकार जो अभी तक फिलिस्तीन के विरोध और इजराइल के सपोर्ट में खड़ी थी, अचानक अरबों या फिर राहुल गांधी के दबाव में झुकना पड़ा? क्या मोदी सरकार को राहुल के दबाव के आगे वाकई सरेंडर करना पड़ा? आखिर क्यों मोदी सरकार ने फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट दिया, जो अभी तक खुलेआम फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट करते आ रही थी मोदी सरकार? क्या है इसके पीछे की कड़ियां? क्या अरब देशों या मुस्लिम देशों और अरब कंट्रीज के सामने मोदी शाह का कोई ऐसा रोड अटका सा है जिसे निपटाने के लिए उन्होंने एक चाल चली है? या फिर राहुल गांधी ने देश में जो हालात मोदी शाह के खिलाफ उत्पन्न किए हैं, उससे राहुल के सामने मोदी घबरा गए? दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन कर दिया है। न्यूयॉर्क घोषणा इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण समाधान, दो राष्ट्र समाधान को लागू करने का समर्थन करती है। फ्रांस द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 142 देशों के भारी समर्थन के साथ स्वीकार किया गया। मतदान में भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन सवाल के शांतिपूर्ण समाधान और दो राष्ट्र समाधान के पक्ष में वोट किया, यानी कि फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से मान्यता दे दी। सभी खाड़ी अरब देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे और टोंगा ने इस प्रस्ताव के खिलाफ में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का ये वोट गाजा के प्रति इसके पहले के रुख के स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। हाल के वर्षों में मोदी सरकार ने उन प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया था, खारिज कर दिया था, जो युद्ध विराम की मांग करता था। भारत ने 3 वर्षों में गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर 4 बार मतदान से दूरी बनाए। अब सोचिए, जो मोदी और शाह और उनके भक्त इजराइल के समर्थन में न जाने क्यों उनको अपना बाप बनाने को तैयार बैठे थे, अब उनके खिलाफ खड़े होने को तैयार है। भारत में मोदी सरकार आने के बाद भारत और इजराइल एकदम से नजदीक आ गए थे दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की यह पॉलिसी थी कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए। मगर मोदी साहब ने न जाने ऐसा कौन सा दबाव किस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके ऊपर डाला गया, न जाने इनकी कौन से दुखती हुई रग थी कि फिलिस्तीन के खिलाफ ये इजराइल के सपोर्ट में खड़े होते रहे। मगर अब राहुल ने कर दी चूड़ी टाइट। दोस्तों, आपको जल्दी से न्यूयॉर्क घोषणा की मुख्य बातें बता देते हैं। 7 पन्नों का घोषणा जुलाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सऊदी अरब और फ्रांस द्वारा सह आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद आई, जिसका मकसद दशकों पुराने इस संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत को महत्व देना। हालांकि 193 सदस्य महासभा की इस घोषणा ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, जिसमें 1200 लोग मारे गए, 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप सहित पश्चिम के अधिकांश देशों ने इजराइल के गाजा में कत्ल आम पर चुप्पी साधे रखी। हिपोक्रेसी देखिए इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों की। लेकिन अब यूरोप के रुख में बदलाव आया, जबकि अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ है। अब न्यूयॉर्क घोषणा ने गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई की भी आलोचना की, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों को मारा गया, बुनियादी ढांचों का विनाश और गाजा की घेराबंदी, भुखमरी के कारण मानवीय आपदा का जिक्र है। न्यूयॉर्क घोषणा ने इजरायली नेतृत्व से दो राष्ट्र समाधान के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जताने की मांग की थी। साथ ही इजराइल से फिलिस्तीनियों के खिलाफ में हिंसा और उकसावे को तुरंत रोकने, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र जिसमें पूर्वी यरूशलेम शामिल है, वहां पर सभी बस्ती भूमि हड़पने की गतिविधियों की फौरन रोकने, किसी भी प्रोजेक्ट या बस्ती बसाने की नीति को सार्वजनिक रूप से त्यागने, हिंसा को खत्म करने की मांग की गई। घोषणा में आगे कहा गया कि गाजा फिलिस्तीन का अभिन्न हिस्सा है और इसे वेस्ट बैंक के साथ एकीकृत होना ही चाहिए। कोई कब्जा, कोई घेराबंदी, क्षेत्रीय कमी या जबरन विस्थापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर यह अपने आप में इजराइल की चूड़ी टाइट करना जैसा है
और इसके साथ में अमेरिका के लिए भी एक संकेत है, एक वार्निंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर इजराइल और अमेरिका का रुख क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तो खिलाफ हैं। इजराइल ने इस कदम को खारिज करते हुए इसे गलत कदम बताया। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मामोस्टीन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि महासभा एक राजनीतिक सर्कस है। सोचिए, भाषा देखिए उसकी, जो वास्तविकता से दूर है। इस प्रस्ताव द्वारा समर्थित घोषणा के दर्जनों खंडों में एक भी बार उल्लेख नहीं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल कह रहा है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बारे में इसमें कहीं नहीं लिखा गया। अब दोस्तों, यहाँ तो हमास को लेकर के ये कोई एक राय तो बनी नहीं। तो इजराइल जो फ़िलिस्तीन के अंदर जुल्म ढा रहा था, उसके ख़िलाफ़ में ये पूरे के पूरे देशों का 142 देशों की एक जमात ने उसके ख़िलाफ़ में एक आवाज़ उठाई है इस शक्ल में। यूएन में अमेरिका मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क घोषणा का विरोध करता है, जैसा कि उसने फ़िलिस्तीन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान, 2 राष्ट्र समाधान को लागू करने पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसे समर्थन देने वाले प्रस्ताव का विरोध किया था। अमेरिकी राजनयिक हैं मार्गन ओर्टागस ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दिया। वो कहते हैं, कोई गलती ना करे, यह प्रस्ताव हमास के लिए एक उपहार है। अब देखिए किस तौर पर अमानवीयता को बढ़ावा देने वाले ये बयान अमेरिका और इजराइल की तरफ से जिस किस्म से सामने आए, उसका विरोध अब ये विंग कर रहा है। दोस्तों, आपको बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे। लगभग 250 लोग बंधक बनाए। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों पर बम बरसाया, गोलियां चला करके मार डाला, निर्ममता से हत्या की है। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अस्पतालों को तहस नहस कर दिया, शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया। इजराइल ने गाजा में सभी अस्पतालों को नष्ट कर दिया, एक भी अस्पताल नहीं। और फिर पश्चिमी देश ये कहते हैं, हम तो साहब ह्यूमन राइट्स और सभ्यता वाले देश हैं, हम तो मानवता की बात करते हैं। दोस्तों, वैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के संघर्ष और इतिहास को अमेरिका और इस्लाम विरोधी ताकतों के प्रभाव में बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आप गूगल करेंगे तो ये जानकारी मिलेगी कि 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गोरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने नए राष्ट्र को मान्यता भी दी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र का समर्थन किया, जो कि फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय निवास की स्थापना के पक्ष में था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1945 में अरबों को आश्वासन दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस क्षेत्र में यहूदियों और अरबों दोनों से परामर्श किए बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1948 तक फ़िलिस्तीनियों के लिए औपनिवेशिक शासनादेश रखने वाले ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य के निर्माण के साथ साथ उस क्षेत्र में यहूदी शरणार्थियों के असीमित प्रवास का भी विरोध किया। फ़िलिस्तीन में अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन और अरबों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद फ़िलिस्तीनी मुद्दे का अध्ययन करने के लिए कई विशेषज्ञों को नियुक्त किया। 1946 की गर्मियों में ट्रूमैन ने सहायक विदेश मंत्री डॉक्टर हेनरी एफ ग्रेडी की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट समिति की स्थापना की, जिसने फ़िलिस्तीन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक समानांतर ब्रिटिश समिति के साथ बातचीत भी शुरू की। 1946 में ट्रूमैन ने फ़िलिस्तीन में करीब 1 लाख विस्थापित लोगों को प्रवेश देने की सिफारिशों को मंजूरी देने की घोषणा कर दी और अक्टूबर में सार्वजनिक रूप से एक यहूदी राज्य के निर्माण के लिए अपने समर्थन की घोषणा कर दी। ये दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में अरब कंट्री, अरबों की ज़मीन पर यहूदियों को बसाने के लिए जिस तरीके से ये पूरी की पूरी रणनीति बनाई, आज उसका खामियाजा वो अरब कंट्रीज़ भुगत रहे हैं। 1947 के दौरान फ़िलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष आयोग ने फ़िलिस्तीनी प्रश्न की जांच की और फ़िलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में विभाजित करने की सिफारिश की। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181, जिसे विभाजन प्रस्ताव भी कहते हैं, अपनाया, जिसके तहत मई 1948 में जब ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने वाला था,
तो ब्रिटेन के पूर्व फिलिस्तीनी शासनादेश को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के तहत यरूशलेम के आसपास का धार्मिक महत्व का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत एक पृथक निकाय बन गया। हालांकि दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्ताव 181 का समर्थन किया था, फिर भी अमेरिकी विदेश विभाग ने यहूदी आप्रवासन पर प्रतिबंध लगाने और फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब प्रांतों में विभाजित करने की सिफारिश की। न कि राज्य में अरब जगत ने सोवियत संघ की बढ़ती हुई भूमिका और अरब तेल उत्पादक देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की संभावना से वंचित विदेश विभाग ने यहूदियों के पक्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ सलाह भी दी। हालांकि बाद में जैसे जैसे फ़लस्तीन से ब्रिटेन के प्रस्थान के तारीख नज़दीक आती गई, विदेश विभाग फ़लस्तीन में एक व्यापक युद्ध की संभावना को लेकर चिंतित हुए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभाजन प्रस्ताव पारित होते ही अरब देशों ने हमले की धमकी दी थी। खैर, फ़लस्तीन अरबों और फ़लस्तीनी यहूदियों के बीच में बढ़ते संघर्ष और राज्य विभाग द्वारा ट्रस्टीशिप के समर्थन के बावजूद ट्रूमैन अंततः इजराइल राज्य को मान्यता देने का फैसला ले लेते हैं। यानी कि एक ऐसा देश, अरबों की वो ज़मीन जो कि फ़लस्तीन की थी, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में यहूदियों को दे दिया गया, यहूदियों को बसा दिया गया, और वो यहूदी इजराइल देश उसी अरब देश को, उसी फ़लस्तीन को जिसकी ज़मीन थी, उनके 65,000 में, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, महिलाएं शामिल हैं, उनका कत्लेआम करता है। और पश्चिमी देश खामोश तमाशाई। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्योंकि राहुल लगातार इस बात को लेकर के सरकार की नीतियों की खिलाफ वर्जी, उनकी मुखालफत करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी वही नीति अपनाते थे फ़लस्तीन के सपोर्ट में, मगर मोदी और शाह गुजराती लॉबी जब से इस देश में वर्चस्व में आती है, देश की नीति तो छोड़ो, विदेश नीतियों के साथ में, मैं शायद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आप जानते हैं विदेश नीति का कैसा कबाड़ा किया। अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत शुक्रिया।